जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। चर्चा के मुख्य बिंदु में आज है प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल संस्करण का आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिदृश्य। मतलब कि इस सेक्शन में हम लोग इकोनॉमी सेक्टर के प्रमुख खबरों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक बार याद करा दें कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे। इससे पहले हमने अप्रैल महीने के लिए लगभग सभी कंटेंट को कवर कर लिया है और 4 वीडियो इसके पहले डाला हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और चर्चा करते हैं हम अपने इस अप्रैल संस्करण के लिए इकोनॉमी सेक्टर की। सबसे पहले आइए देखते हैं हाइलाइट्स के बारे में। पहला, 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात रेपो रेट में 0.25% बिंदु की कटौती की गई। 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेने के लिए नया आयकर अधिनियम 2025 लोकसभा में प्रस्तुत। 2024-25 में देश में बागवानी उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान घोषित। विदेशी उत्पादों पर पारस्परिक टैरिफ आरोपित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा। पाकिस्तान के साथ पहली बार सरकारी स्तर पर बांग्लादेश का व्यापार। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन। राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन हेतु नीति आयोग के पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 जारी। 2024-25 की राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान जीडीपी में वृद्धि अब तक 6.5% का अनुमान। 2023-24 की राष्ट्रीय आय संबंधी पहले संशोधित अनुमान व 2022-23 के लिए इसके दूसरे संशोधित अनुमान का आकलन प्रस्तुत। घोटालों के चलते महाराष्ट्र स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कारोबार पर रोक और पीएम किसान सम्मान निधि का 19वां किस्त जारी। तो ये वो प्रमुख हाइलाइट्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आइए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले बात करें हम लोग तो 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात रेपो दर में 0.25% बिंदु की कटौती की गई है। तो आपको सबसे पहले ये समझिए कि रेपो रेट क्या होता है। तो रेपो रेट, जिसको हम लोग रीपर्चेजिंग रेट कहते हैं, यह वह दर है जिस दर पे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ऋण प्रदान करती है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो आरबीआई जो है जिस दर पे कमर्शियल बैंक को देती है वही दर क्या कहलाता है? रेपो रेट दर कहलाता है। तो एक लंबे समय से आप देखेंगे, इससे पहले जब तक शक्तिकांत आरबीआई के गवर्नर जो है वो शक्तिकांत दास हुआ करते थे, उस समय तक आप देखेंगे बहुत लंबे समय, मतलब कोरोना पीरियड के बाद लगभग 2 वर्षों तक कोई भी रेपो रेट में परिवर्तन नहीं किया गया था। लेकिन अब देख रहे हैं आपकी रेपो रेट में लगातार परिवर्तन हो रहा है। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय 0.25% और कमी की जा चुकी है। मतलब यहाँ जो बात की जा रही है वो 6.50 से घटाकर 6.25 की बात की जा रही है। लेकिन जिस समय वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, चूंकि मैगजीन का जो न्यूज होता है वो लगभग 1 से 1.5 महीना पुराना होता है, तो आज के डेट में ये और भी कम होकर 6% तक पहुंच चुका है और संभव है कि आने वाले समय में और भी रेपो रेट में कमी हो। तो रेपो रेट में कमी होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो वैश्विक अस्थिरता है। वैश्विक अस्थिरता, ट्रंप के द्वारा आपको पता है कि टैरिफ की घोषणा की गई है और वैश्विक स्तर पे इस टैरिफ का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखने को पड़ रहा है। मतलब वैश्विक मांग जो है वो कमजोर हो रही है और भारत में जो अनुमान आया है, ग्रोथ रेट का अनुमान आया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो केवल 6.5% के आसपास है। तो ऐसे में भारत अपने इंटरनल डिमांड को, डोमेस्टिक डिमांड को मजबूत रखना चाहती है और मार्केट में तरलता को या लिक्विडिटी को बढ़ाना चाहती है। और ये वो टूल्स हैं, रेपो रेट, सीआरआर, ये सब ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से सरकार मार्केट के लिक्विडिटी को क्या करती है? कंट्रोल करती है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि लगातार रेपो रेट में परिवर्तन हो रहा है। रेपो रेट की कमी से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहले कि यदि आप कहीं ईएमआई दे रहे हैं, चाहे वो हाउस लोन दे रहे हो, चाहे वो आप बैंक का लोन दे रहे हो, गाड़ी का लोन दे रहे हो, वहाँ आप देखेंगे कि ईएमआई के कम होने से आपका यहाँ ईएमआई में कमी देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, मार्केट में जब ऋण सस्ता होगा तो लोग क्या करेंगे? ऋण लेंगे तो उसे कहीं ना कहीं मार्केट में रखेंगे। तो मार्केट का जो इंटरनल डिमांड है वो मजबूत होगा और यही कारण है कि सरकार इसको, जब मार्केट से तरलता को कम करना होता है तो रेपो रेट क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। और मार्केट में तरलता को बढ़ाना होता है तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं पूरे के पूरे खबर क्या है। तो रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर आरबीआई से ऋण प्राप्त करते हैं। जैसा मैंने चर्चा किया, आरबीआई द्वारा रेपो दर में वृद्धि करने से बैंक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋणों पर ब्याज की दर बढ़ा देते हैं तथा रेपो रेट घटने से वह अपने ऋणों पर ब्याज की दर को घटा सकते हैं, यद्यपि इसके लिए वो बाध्य नहीं होते हैं। तो ऑब्वियसली जब बैंक को ऋण सस्ता मिलेगा तो अपने आगे वो कंज्यूमर्स को भी कुछ न कुछ सहूलियत देगी। 2 वर्ष से भी अधिक समय तक
6.50% की उच्च दर पर ही रेपो रेट के अंततः 0.25% बिंदु की कटौती आरबीआई के द्वारा की गई है। फरवरी 2025 से ही है, जिसमें 7 फरवरी 2025 से यह दर 6.50 से घटकर 6.25% है और अभी जो दुमाही बैठक हुई है इस महीने मार्च अप्रैल वाले महीने में और 0.2% की कमी हो गई है। इससे बैंक भी अपने ऋणों पर ब्याज दर घटा सकते हैं और जिससे बैंक ऋणों पर ईएमआई घटने से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बैंक ने अपने ऋणों पर ब्याज दर में कटौती करने की घोषणा फरवरी के दूसरे व तीसरे सप्ताह में की है। रेपो दर में 0.25% बिंदु की कटौती का निर्णय आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 से 7 फरवरी 2025 को बैठक में मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2024-25 की छठी अंतिम द्विमासिक समीक्षा में लिया गया है। रिजर्व बैंक के नवनियुक्त गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति की यह पहली बैठक थी और इससे पूर्व मौद्रिक नीति की लगातार 11 द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को 6.5% तक स्थिर रखा गया था। तो आप बात को क्लियर समझ सकते हैं। तो ये डिसाइड कौन करता है? तो प्रत्येक 2 महीने पे मतलब 1 साल में 6 बैठकें होती हैं। 6 बैठकें जो एमपीसी की बैठक होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है, यही रेपो रेट को क्या करती है? कम और ज्यादा करती है। इसमें सामान्यतः 6 मेंबर होते हैं, 3 जो आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं जो फाइनेंशियल की तरफ होते हैं। और अभी आरबीआई के जो गवर्नर नए बने हैं वो 26वें गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो इनके बनते ही आप देखेंगे कि लगातार क्या किया जा रहा है? रेपो रेट में कमी किया जा रहा है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो वैश्विक डिमांड का कम होना है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में जिसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें रेपो रेट 6% ही है, क्योंकि हर 2 महीने पे इनकी बैठक होती है। तो ये जो बैठक है ये आप देखेंगे फरवरी मार्च का बैठक है। मार्च अप्रैल वाले बैठक में आप देखेंगे कि इसमें और 0.25% की कमी कर दी गई थी। 5 वर्ष के अंतराल के पश्चात ये रेट को हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। रेपो दर में इससे पूर्व कोई कटौती मई 2020 में कोविड-19 महामारी के दौर में की गई थी, जब इसे तत्कालीन 4.40% से घटाकर 4% किया गया था। आगे देखते हैं 5 वर्ष के अंतराल में रेपो रेट का ये पूरा कहानी यदि आप देखें तो किस तरीके से रेपो रेट की कहानी है। तो रेपो दर अभी जो बैंकिंग की स्थिति है, बैंक के जो विभिन्न रेट होते हैं उसमें क्या क्या है। तो रेपो रेट ये 6.25 नहीं, आज के डेट में 6% ही हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, 3.35% है। मतलब यहाँ पे कमर्शियल बैंक जो आरबीआई को जो पैसा देती है उस पर जो मतलब आरबीआई ऋण देती है उसको इंटरेस्ट देती है वो 3.35% है। एसडीएफ 6% है। बैंक दर 6.50 है। ये संभव है कि बैंक दर में आने वाले समय में आपको कमी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सीधा संबंधित होता है रेपो रेट से है। ठीक है। एमएसएफ दर जो है 6.5% है। नगद आरक्षण जो अनुपात होता है 4% है और सांविधिक तरलता अनुपात एसएलआर जो है वो 18% के पास बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो हैं बैंक रेट्स हैं और ये पूरा का पूरा वो ग्राफ्स है जिसको आपने देखा होगा एक बहुत लंबे समय तक 6.50, 6.25। अंतिम आप देखें जहाँ पे ये कोरोना का टाइम जब था तो उस समय 4.40 जो है वो क्या हुआ करता था, आपका रेपो रेट हुआ करता था और यहाँ ऋण जो है वो काफ़ी सस्ता हो गया था। और सरकार का उद्देश्य यही था कि लगातार जो है लोग वो क्या करें, ऋण लें, मार्केट से पैसा लें और उसको मार्केट में लगाएं। तो यही कारण है कि इंटरनल डिमांड को मजबूत करने के लिए रेपो रेट यहाँ कम किया गया था। फिर लगातार उससे सरकार ग्रोथ देती है, उठाती है और आप देखेंगे कि आज से लगभग 22 महीने पहले तक जो है 6.5 के उच्च स्तर के रेपो रेट को बनाया जाता है और ये काफ़ी लंबे समय तक रहता है। फिर उसके बाद अब इसमें डिक्लिनेशन जो है वो शुरू हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेने के लिए नया आयकर अधिनियम 2025 लोकसभा प्रस्तुत किया गया है और प्रवर समिति को संदर्भित किया गया है। तो आपको बता दें कि देश में अप्रैल जो भारत में जो टैक्सेशन आज के डेट में हम लोग दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स को पे करते हैं। आयकर अधिनियम जो है जिसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, उसको लेकर देश का जो कानून है बहुत ही पुराना है। देश में 1 अप्रैल 1962 से लागू आयकर अधिनियम 1961 सरलीकरण तथा इसमें चले आ रहे अवांछित प्रावधानों को समाप्त करने के उद्देश्य से नया आयकर कानून लाने का संकेत वित्त मंत्री ने दिया है। अपने बजट भाषण के दौरान जुलाई 2024-25 में 2024-25 के लिए केंद्र का नियमित बजट प्रस्तुत करते समय अपने बजट भाषण में उन्होंने इस बात का संकेत दिया था और नया आयकर अधिनियम 2025 उन्होंने 13 फरवरी 2025 में लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिससे विपक्ष के विरोध के बावजूद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अभी जो पुराना जो हमारे पास अभी जो हम लोग कर रहे हैं बहुत ही जटिल दस्तावेज है, टैक्सेशन का बहुत ही जटिल दस्तावेज है और मल्टीपल टाइम्स इसमें क्या हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम आपने देखा होगा कि इसमें चेंजेज हो चुके हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है कि इसको अब चेंज किया जाए और यही कारण है कि सरकार जो है अब 1961 के टैक्सेशन अधिनियम को क्या कर रही है, परिवर्तन करके 2025 टैक्स अधिनियम को लागू करने जा रही है। लोकसभा में इसे प्रस्तुत कर दिया गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजा गया है, स्टैंडिंग कमेटी के पास इसको भेज दिया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पे कि
नया पारित किया गया है और ये 64 वर्ष पुराने आयकर अधिनियम 1911 का स्थान लेगा। तो इससे पहले भी, ये स्वतंत्रता के पहले आपको पता है कि ये टैक्सेशन को 1911 का स्थान लेगा। तो 1911 में ही अमेंडमेंट करके 1961 को लाया गया था और अब जो है वो बढ़ते भारत के लिए बहुत सारे क्लॉज जो है वो नए आ गए हैं जो पहले कभी था ही नहीं। तो 1911 का स्थान लेगा और इसे 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा। तो जो नया टैक्स अधिनियम आप पे लागू होने वाला है वो कब से होगा? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। मतलब यह है कि अगले फाइनेंशियल ईयर से इसे लागू करने का प्रस्ताव लाया गया है। नए लाए गए विधेयक में 1961 के आयकर अधिनियम को सरल करने का प्रयास किया गया है तथा इसके बेवजह के प्रावधानों को समाप्त करने के लिए पुराने कानून के कुछ सेक्शन को हटा के नए टेबल और फार्मूले को जोड़ा गया है। आयकर विवरणी ITR का प्रयोग करने के लिए शुद्ध कर मूल्यांकन वर्ष, मतलब अभी तक जो हम लोग ITR वर्ष देखा करते थे, जो हम लोग देखते हैं कि पढ़ते थे कि आयकर विवरण ITR प्रयोग किया जाना, शुद्ध कर मूल्यांकन में जो असेसमेंट ईयर हुआ करता था के स्थान पर अब जो नया टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगा उसको टैक्स ईयर कहा जाएगा। जब भी आप कभी इनकम टैक्स फाइल करते थे तो आपसे पूछा जाता था कि असेसमेंट ईयर कौन सा है, लेकिन अब जो है असेसमेंट ईयर के जगह पे अब क्या पूछा जाएगा? टैक्स ईयर आपसे पूछा जाएगा। तो ये परिवर्तन है। इसके अलावा भी कई सारे परिवर्तन आपको देखने को मिले हैं। तो इसमें और क्या देखते हैं यहाँ पे आगे तो ये कुछ और आप यहाँ पे देख लें क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन लगे हैं। तो नए लाए गए आयकर विधेयक 2025 का उद्देश्य 10 को पुराने आयकर अधिनियम 1965 को सरल वो टैक्स कानून को आसान एवं टैक्स पेयर फ्रेंडली बनाना है। यह भी काफ़ी कंप्लीट है। आज के डेट में भी शायद अपने आप से आप इस टैक्स विंडो को ऑपरेट नहीं कर पाते होंगे। इससे टैक्स अनुपालन लागत में कमी आने के साथ साथ टैक्स प्रशासन दक्षता में वृद्धि होगी और कर कानून को सरल बनाने के लिए नए लाए गए विधेयक में अध्यायों की संख्या 47 से घटाकर 23 कर दी गई है। तो ये PT फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। पहले जो है वो अध्याय इसमें कितने थे? 47 थे पुराने वाले में, और अभी जो नया आया है उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? टैक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे सीधा सीधी ही आधे की कमी की गई है। सेक्शंस की संख्या जो पहले 819 हुआ करती थी उसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 536 कर दिया गया है। इसे भी आप नोट कर लेंगे। और विधेयक को संक्षिप्त करते हुए इसमें प्रयुक्त शब्दों की कुल संख्या भी आधी कर दी गई है। तो पहले जहां इसमें शब्दों की संख्या 2.59 लाख के आसपास था और आधी करते हुए 2.5 लाख, मतलब अभी जो है 2.59 कर दिया गया है, जो पहले 5.12 लाख हुआ करता था। तो 5.12 लाख को कम करते 2.59 लाख ही अब इसमें वर्ड रह गए हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो नया टैक्स अधिनियम 2025 होने वाला है इसके अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी क्रिस्प हैं और इसमें पेचीदा जो सेक्शंस हैं उसको ऑलमोस्ट यहाँ से हटा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि नया टैक्स जो रिजीम है, चूँकि अब तो टैक्स जो पुराना था हालांकि उसके पूरे सेक्शन में बदलाव तो नहीं किया गया है लेकिन टैक्स में भी चेंजिंग हो गया है, चूँकि अब जो है डिस्काउंट के साथ आप कितना है 12 + 75,000, तो लगभग 12,75,000 तक जो है अभी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है टैक्स पेयर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी उत्पादों पर पारस्परिक टैरिफ आरोपित करने की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की घोषणा की गई है। तो ये आप तो लगातार जो मैं वीकली न्यूज़ कवर कर रहा हूँ उसमें भी हमने इस बात को कवर किया है। तो लगातार इसमें परिवर्तन हो ही रहा है, तो इसको अभी बहुत ज़्यादा कवर करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इतना यहाँ पे बता दें कि जब से ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हैं तो उन्होंने अपना संरक्षणवादी नीति जो है वो लागू किया है। संरक्षणवादी नीति मतलब ये होता है कि जिनके साथ इनके व्यापार में इनको ट्रेड लॉस हो रहा है, मतलब जिसको हम लोग ट्रेड डेफिशिट के नाम से जानते हैं, तो अमेरिका को जिन जिन कंट्री के साथ ट्रेड डेफिशिट हो रहा है उनके ऊपर वो क्या लगा रहे हैं? रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहे हैं। रेसिप्रोकल टैक्स का मतलब जो कंट्री जिनके ऊपर जितना टैक्स लगा रहा है उतना ही टैक्स कौन लगा रहे हैं? USA उसके ऊपर लगा रहा है। तो आप देखेंगे कि चाइना के साथ जो है ये ट्रेड वार और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ है, और जिस समय मैं ये न्यूज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय चाइना के ऊपर जो टैक्स है वो 200% से ज़्यादा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? इम्पोज किया है। भारत के ऊपर जो टैक्स है, भारत चूँकि चाइना के ऊपर लगभग 50% से ज़्यादा टैक्स यहाँ पे लगाता है, तो दोनों देश के बीच में जो अभी चर्चाएं हुई हैं उसके अनुसार 26 से 27% टैक्स के ऊपर जो है वो सहमति बनी है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि भारत के साथ जो ट्रेड डिफिशिट है वो अमेरिका का काफ़ी नीचे है और भारत अमेरिका के साथ में क्या कर रहा है? ट्रेड में काफ़ी ऊपर है। इस बात को आप याद रखेंगे, तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। तो यही कारण है, ये अभी ट्रेड वॉर का एरा चल रहा है जिसमें ट्रेड वॉर बड़े स्तर पर चल रहा है, और यही कारण है कि पूरी दुनिया में आप देखेंगे भारत में भी शेयर बाजार एक बहुत ही बड़े स्तर पे यहाँ पे नुकसान हुआ था। कई लाख करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ था। लेकिन तत्काल में जिसमें रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जो ट्रंप प्रशासन है उन्होंने 90 दिनों तक के लिए टैक्स को होल्ड पे डाला हुआ है। तो मार्केट अभी फिर से वापस सामान्य स्थिति में आ रही है। इसको लेकर अभी इस न्यूज़ को कवर करने की ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के साथ पहली बार सरकारी स्तर पर बांग्लादेश का व्यापार हो रहा है। ये बदले परिवेश में आप देख रहे हैं कि ये एक ऐसा न्यूज़ है जो भारत के लिए अच्छा खबर नहीं है। जब से मोहम्मद यूनिस सरकार में आए हैं और बांग्लादेश से शेख हसीना को भारत ने यहाँ पे शरण दिया हुआ है,
तब से आप देखेंगे कि लगातार ही बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध जो हैं वो खराब होते जा रहे हैं और बांग्लादेश जो है अब भारत के चिर धुर प्रतिद्वंदी या दुश्मन देश जो कि चाइना और पाकिस्तान, इन दोनों के साथ लगातार जो है वो हाथ मिलाने का प्रयास कर रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि मोहम्मद यूनिस ने किस तरीके से भारत के चिकन नेक के ऊपर अपना बयान दिया था और लगातार अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में भी ट्रेड वार की शुरुआत हो चुकी है। आइए देखते हैं पूरा का पूरा खबर क्या है। और पहली बार अपने स्वतंत्रता के बाद से पहली बार आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है। तो अगस्त 2024 में बांग्लादेश के शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट के पश्चात बांग्लादेश की मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली सरकार ने पाकिस्तान के साथ रिश्तों में सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। 54 वर्ष के पूर्व सशस्त्र आंदोलन पर पाकिस्तान से ही अलग होकर अलग राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आए बांग्लादेश ने अब पाकिस्तान के साथ आधिकारिक तौर पर सीधा व्यापार और फरवरी 2025 में शुरू कर दिया है। पाकिस्तान के साथ संबंधों में निकटता लाने के लिए एक कदम के तहत यूनिस सरकार ने ट्रेंडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से 50,000 टन पाकिस्तानी चावल खरीदने के लिए सहमति दी थी और इसके लिए सौदे को फरवरी 2025 में शुरुआत में ही अंतिम निर्णय रखा गया था। सौदे के तहत 25,000 टन चावल की पहली खेप लेकर पाकिस्तान का सरकारी जहाज फरवरी माह में बांग्लादेश के लिए निकल चुका था और इसकी दूसरी खेप मार्च में पाकिस्तान से रवाना होना है। निजी तौर पर दोनों देशों के बीच व्यापारिक लेन देन के कुछ मामले पहले भी सामने आए हैं, किंतु 54 वर्षों में मतलब 1971 के बाद यह पहला ही अवसर है जब सरकारी सौदों के तहत व्यापारिक लेन देन दोनों देशों के बीच में है। और जिसमें ये लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसमें 2 डेवलपमेंट और भी हुए हैं। भारत ने इसी चीज़ के ऊपर और अभी जो मोहम्मद यूनिस का जो बयान था, चाइना के विदेश मंत्री के साथ का जो बयान था, जहाँ पे उन्होंने चिकन नेक को लेकर बयान दिया था कि भारत जो है वो अस्थलरुद्ध देश है उसका और समुद्र के जो है बेसिकली गेटवे के रूप में हम काम कर रहे हैं, उसको लेकर भारत ने क्या किया है, ट्रांसशिपमेंट जो है उसके ऊपर रोक लगा दी है। जो ट्रांसशिपमेंट बांग्लादेश को एसेस दिया गया था उसके ऊपर रोक लगा दी है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि बांग्लादेश ने इसका फिर से प्रतिद्वंदी या कार्रवाई करते हुए उसके अगेंस्ट में मतलब फिर से इसका रिटेलिएशन करते हुए भारत की तरफ से जो यार्न जाता है उस यार्न को क्या किया है, बोला है कि आप स्थल मार्ग से नहीं भेजेंगे, आप उसको समुद्री मार्ग से लेकर आइए। तो कुल मिला के ये है कि आज के समय में भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते हैं वो सामान्य नहीं हैं और वो भारत के लिए जो है वो अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि भारत अभी शेख हसीना को जगह दिए हुए और बांग्लादेश चाह रहा है कि वो शेख हसीना को वहाँ से रिलीज कर दिया जाए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, लेकिन तत्काल की स्थिति में भारत और बांग्लादेश के जो संबंध हैं सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं। हालांकि डिप्लोमेसी में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, कूटनीति में कभी भी कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता। अब समय का इंतजार रहेगा जब इसमें कोई परिवर्तन आएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर जोगी घोपा अंतर्देशीय जल टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। तो NW2 नेशनल वाटरवे 2 का क्या कर दिया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो असम के बोगाईगांव जिलों में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे जोगी घोपा शहर में विकसित किए गए नए अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल इनलैंड वाटर टर्मिनल IWT का उद्घाटन कर दिया गया है। 18 फरवरी 2025 को इसका उद्घाटन किया गया है और लोगों को समर्पित किया गया। और NW2 पर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विकसित यह टर्मिनल, अब जरा इसको आप नोट कर लेंगे जो NWT टर्मिनल है नेशनल वाटरवे 2 है। NW1 जो है वो किसके है, गंगा नदी के ऊपर है पूरा का पूरा। NW2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर विकसित यह टर्मिनल भूटान के आप देखेंगे गलेफू से 91 किलोमीटर का है। देखिए भूटान से जो गलेफू का जो है ये जोड़ता है, इसको 91 किलोमीटर का एरिया है। बांग्लादेश सीमा से 108 किलोमीटर है। बांग्लादेश से जो जुड़ा हुआ सीमा है इससे कितना होगा, ये 108 किलोमीटर का जुड़ेगा। तथा गुवाहाटी से 147 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें रणनीतिक दृष्टि से यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ संबंध चल रहे हैं उसको लेकर तो और भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो गया है। बांग्लादेश और भूटान के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इसका शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री ने 2021 में किया था। 18 फरवरी को जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन करने के पश्चात 2 माल लादने की नौकाओं के साथ साथ एक जहाज MV त्रिशूल को बांग्लादेश के लिए हरी झंडी दी गई थी और जहाज पर 110 टन कोयला और पत्थर लदे हुए थे। वर्ष 2027 तक जोगी घोपा टर्मिनल से 110 लाख टन माल की सालाना हैंडलिंग का बंदरगाह मंत्रालय का अनुमान दिया गया है। आइए देख लेते हैं मैप में कि क्या क्या वो चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये आप देख पा रहे हैं मैप में, ये आप देखिए NWT का पूरा एरिया है। तो ये पूरा एरिया आपको पता है कि ये सारा का सारा जो है ब्रह्मपुत्र जो है दिहांग से जो एंट्री करती है, यहाँ पे दिहांग रिवर आपको दिख रहा है। तो यहाँ से जिस तरीके से ये एंट्री करती है और सुबनश्री देखिए यहाँ पे मिलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे आप देखिए मानस नदी जो है ये भूटान से जो है आप देखते हैं मिलती हुई नजर आ रही है। और ये जो है आपका कौन सा जगह है, जोगी घोपा आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये 91 किलोमीटर का एरिया है। और यदि आप नीचे बांग्लादेश का ये पूरा जो हिस्सा देखेंगे, ये हिस्सा आपको यहाँ पे 108 किलोमीटर का एरिया दिखेगा। और पूरा जो असम का जो एरिया आपको दिखेगा ये कुल मिला के 147 किलोमीटर का एरिया दिखेगा।
और ये NWT चूंकि आप देख रहे हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये नदियों का जाल बिछा हुआ है, इसके माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के समृद्धि के लिए जो नेशनल वाटरवे 2 है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ने इसको 2021 में शिलान्यास किया था। अब ये लगभग बनकर तैयार है और यहाँ पे विभिन्न टर्मिनल की जो है वो स्टार्टिंग हो चुकी है। और अभी तत्काल जो ये टर्मिनल बना है, कहाँ बना है, ये जोगी घोपा में बना है। ये अभी भी किसका एरिया है, आसाम का एरिया है। इस बात को, ये धुबरी आप देख रहे हैं, ये आप यहाँ पे तेजपुर को देख रहे हैं और ये आसाम की राजधानी आसाम का, ये आप गुवाहाटी देख रहे हैं बेसिकली। चलिए, और साथ ही है ये पांडु ब्रिज। चलिए आगे देखते हैं, अपने अगले खबर की तरफ चलते हैं। राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य के आकलन के लिए नीति आयोग ने पहले वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को लॉन्च कर दिया है। जो लोग भी अभी पीटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं या मेंस का भी एग्जामिनेशन है, उनके लिए जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है और ये किसी न किसी रूप में एग्जामिनेशन में लगातार पूछा जाएगा। तो सबसे पहले कि ये क्या है, तो राज्य की राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए नीति आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 2015 को, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है ये इसका पूरा फुल फॉर्म है, और उनके द्वारा राजकोषीय वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक को लॉन्च किया गया है, जिसको हम लोग फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कहा गया है। और चूंकि ये पहला इसका संस्करण है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आप यहाँ पे देखिए कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और सदस्यों की उपस्थिति में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के द्वारा 24 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में इसको जारी किया गया। वर्ष 2025 में इसका उद्घाटन रिपोर्ट 2022-23 के लिए 18 राज्यों का मूल्यांकन इसमें किया गया है। तो आप देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ये देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो हेल्थ इंडेक्स है, ये हेल्थ इंडेक्स जो है वो आप देखेंगे फर्स्ट टाइम इस तरह का इंडेक्स लाया जा रहा है जहां राजकोषीय विकास को हेल्थ के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। कारण इसका ये है कि भारत में जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा कमजोर है और इसी चीज़ को सुदृढ़ करने के लिए अब नीति आयोग पूरे राज्य को एसेस कर रही है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से तत्काल जो ये मूल्यांकन है 18 राज्यों के ऊपर किया गया है। इस रिपोर्ट में 67.8 स्कोर के साथ उड़ीसा जो है वो अपने टॉप स्थान पर, शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, जबकि 55.2 स्कोर के साथ छत्तीसगढ़ जो है दूसरे तथा 53.6 स्कोर के साथ गोवा तीसरे स्थान पे है। और आगे देखेंगे इस रैंकिंग में आगे के 3 स्थान झारखंड, गुजरात और महाराष्ट्र को मिला हुआ है। आइए टैली के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे कौन क्या है। तो सबसे इसको मुख्य रूप से आप देखेंगे कि 4 कैटेगरी में बांटा हुआ है। रैंक नंबर 1 से लेकर 5 तक को अचीवर कहा गया है। इसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात आते हैं। दूसरा जो है फ्रंट रनर की श्रेणी में है, जिसका स्कोर आप देखेंगे कि 50 से आप दिख रहा है यहाँ पे आगे फ्रंट 6 से, रैंक नंबर 6 से 10 जो है वो कहाँ है, आप देखिए कि फ्रंट रनर की श्रेणी में है। इसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आपको नजर आ रहा है कुल मिला के। और तो जो थर्ड श्रेणी है उसको परफॉर्मर कहा गया है, रैंक नंबर 11 से 14 तक। इसी में बिहार का भी स्थान है। तो बिहार का जो आप देखेंगे स्कोर कितना है, तो स्कोर 27.8 है और ये परफॉर्मर की लिस्ट में है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे कि केरल जो है एस्पिरेंट की लिस्ट में है 15 केरल से लेकर पंजाब, ये सब रैंक नंबर 15 से लेकर आप देखेंगे कि 18 तक जो है वो एस्पिरेंट की श्रेणी में आ रहे हैं। 5 आधार पे ये पूरा का पूरा जो है स्कोर सेटअप किया गया है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर रखा गया है, रेवेन्यू ऑफ मोबिलाइजेशन रखा गया है, फिजिकल प्रूडेंस को रखा गया है और डेप्ट इंडेक्स को रखा है। ये राज्य की इन स्थिति के आधार पे इनको कुल मिला के डेप्ट सस्टेनेबिलिटी को रखा गया है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 तो 5 बेस पे जो है ये पूरा का पूरा इंडेक्स जारी किया गया है, जिसके टॉप पे आपको उड़ीसा नजर आ रहा है और लास्ट में जो है वो पंजाब नजर आ रहा है। कुल मिला के 18 राज्यों के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया है। जारी करने वाला कौन है, तो नीति आयोग है। इस बात को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन का हिस्सा बनता रहेगा। आप जिस भी स्टेट से आ रहे हैं उसका आप देख सकते हैं। 2024-25 के राष्ट्रीय आय संबंधी दूसरे अग्रिम अनुमान जीडीपी 6.5% बताया गया है। तो ये आप देखेंगे जीडीपी का वार्षिक दर जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। 12-13 में कितना था, 5.5%, और आज जो है 24-25 के लिए जो एक्सपेक्टेड है 6.5%। और इसका अनुमान यही इसी के पास सारे लोग का जो है अनुमान है। सबसे हाईएस्ट आपने देखा था कि 9.2% 23-24 में दर्ज किया गया था और उसके ऊपर 21-22 में भी 9.7% है। और ये लगातार जो है वो वैश्विक डिमांड चूंकि यहाँ पे अभी कमजोर पड़ रहा है, तो उम्मीद है कि ये 6 से 6.65% के बीच में ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्थिर मूल्य 2011-12 के मूल्य स्तर पर प्रमुख आकलन आया है और इससे संबंधित जो है आप देखिए 11-12 को लेकर जो है ये आकलन आया गया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे आपको देखने वाली बात है, ये है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का जो अभी आकलन आया है वहाँ पे देखिए 1,14,705 रुपये पर कैपिटा जो है वो इनकम है। तो इस बात को बस यहाँ पे एक नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, इसको नोट कर लीजिएगा। पर कैपिटा इनकम जो है 2024-25 के लिए जो भी आया है, और वही किस रेट पे, कांस्टेंट रेट पे, 2011-12 के कांस्टेंट रेट पे 1,14,705 रुपये है। आगे देखते हैं यहाँ पे यदि करंट प्राइस पे हम देखेंगे तो पर कैपिटा जो इनकम है वो कितना है, 2,05,579 रुपये। ये वार्षिक आकलन है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो पर कैपिटा आप नोट कर लेंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में पूरा का पूरा डाटा है, ये हम लोगों ने जिक्र कर लिया हुआ है।
यहाँ पे जीबीए को लेकर भी आप देखेंगे, जीडीपी और जीबीए में क्या अंतर होता है, तो जीबीओ में फ्रेगमेंटेड डाटा दिया जाता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का जो है वो डाटा दिया रहता है। तो 2023-24 में राष्ट्रीय आय संबंधी पहले संशोधित अनुमान 22-23 के लिए दूसरे संशोधित अनुमान, मतलब ये सेकंड संशोधित अनुमान है। एक बार देख लें यहाँ पे कि क्या क्या है, योगदान को लेकर ये डाटा आया हुआ है। तो देखिए प्राइमरी सेक्टर का जो 23-24 के लिए अनुमान आया है 19.7% है, सेकेंडरी का 25.9% है, मतलब जो हमारा उद्योग सेक्टर है, टर्सरी के लिए 54.4% है। तो ये तीन को याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है और सेवा क्षेत्र है। इसको आप जो लेटेस्ट अनुमान आया है उसको आप याद रख सकते हैं। और प्रचलित मूल्यों पर कुल जो जीबीए है वो 274 लाख करोड़ रुपए जो है वो आप देखेंगे यहाँ पे है। तो इस डाटा को भी आप लिख सकते हैं, जो कि अभी ये संशोधित अनुमान आया है। और तीनों में वृद्धि की बात हम करेंगे तो प्राइमरी सेक्टर में जो ग्रोथ है 2.7% का है, सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है हमारा, 11.4% है, टर्सरी में 9% का ग्रोथ है, और कुल जीबीए जो ग्रोथ है वो कितना है, 8.6% है। इस बात को आप याद रखेंगे। जबकि भारत का जो है वो जो फाइनेंशियल ईयर ग्रोथ जो है, जीडीपी ग्रोथ कितना दिखाया जा रहा है, 6.5% जो है अनुमानित है। चलिए, घोटालों के चलते महाराष्ट्र स्थित न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के कारोबार पर आरबीआई ने रोक लगा दिया है। तो महाराष्ट्र में एक आरबीआई कोऑपरेटिव बैंक है जिसपे 13 फरवरी 2025 से जो है वो खराब देनदान के लिए और इसको डिक्लाइन होने के कारण 6 माह के लिए इसके ऊपर आरबीआई ने रोक लगा दिया है। क्या है पूरा का पूरा मामला, तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 307.5 करोड़ के घाटे के पश्चात 23-24 में भी 227.8 करोड़ रुपए का इस बैंक ने घाटा दर्ज किया है। और यहाँ पे आरबीआई को ये शक था कि आने वाले सरकार ये जो है पूरी तरह से बैंकरप्ट हो जाएगी। यही कारण है कि अब जो है वो आरबीआई ने इस बैंक के ऊपर क्या लगा दिया है, बैन लगा दिया है। इस बैंक का नाम याद रखिएगा, महाराष्ट्र में स्थित बैंक है जिसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। तो अभी इसमें देखते हैं आने वाले समय में इसमें क्या होता है। 1968 से स्थापित इस बैंक के अनुसूचित बैंक का दर्जा 1990 में प्राप्त हुआ था और मुंबई के अतिरिक्त थाने, सूरत और पुणे में इसकी पूरी की पूरी 30 शाखाएं हैं। तो जो लोग भी इसके ऊपर जिन लोगों का भी पैसा इस बैंक में है वो अपने पैसा को नहीं निकाल पाएंगे, ना ही इसमें जमा कर पाएंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। और यदि इसमें रिकवरी की बात आती है तो 5 लाख रुपए तक जिसका डिपोजिट है उसका जो अमाउंट है वो सेफ यहाँ पे रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी कर दी गई है। तो इसमें जानने वाली बात यह है कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो दिसंबर 2018 में इसे लॉन्च किया गया था। और अब इसकी 19वीं किस्त जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया है, यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसके अंतर्गत किसान लोगों को प्रतिवर्ष 2,000 रुपये का जो है वो प्रतिवर्ष 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। इस बात को आप प्रत्येक 4 महीने पे 2-2 हज़ार रुपये का जो है एक अनुदान बने दिया जाता है। और ये इसका 19वां किस्त जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा इसको दे दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। किसके माध्यम से, तो डीबीटी के माध्यम से। आगे देखते हैं, थोक मूल्य सूचकांक के आधार के लिए 2022-23 करने के लिए आवश्यक सुझाव हेतु कार्य समूह का गठन किया गया है। तो आपको पता है कि अभी जो हमारा बेस ईयर है जो कैलकुलेट होता है वो क्या होता है, 2011-12 होता है। तो थोक सूचकांक के लिए, थोक मूल्य जिसको हम लोग WPI कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, इसके बेस के लिए आप देखेंगे अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 2022-23 करने के लिए आप एक पैनल का गठन किया गया है। और इसका गठन के लिए 2025 में सरकार ने एक पैनल गठित किया है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रामचंद्र की अध्यक्षता में गठित इस 18 सदस्यीय कार्य समूह में जाने माने अर्थशास्त्री इसमें शामिल हैं। और ये लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2022-23 को आधार वर्ष के रूप में जो है वो किया जाए। और किसके लिए, तो WPI के लिए। तो इसको आप याद रखिएगा। समिति कौन सा है, तो प्रोफेसर रामचंद्र समिति का जो है वो गठन किया गया है, जो WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर का निर्धारण करेगी। तत्काल जो ये बेस ईयर है 2011-12 है और इसे 2022-23 जो है वो करने का अभी प्रस्ताव है। यदि ये बेस ईयर हो जाता है तो आपको करेक्ट डाटा और करेंट डाटा मिल पाएगा। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आप खबर देख रहे हैं, देश में 2024 के दौरान नवीकरणीय विद्युत स्थापित क्षमता में 15.84% की वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। यदि आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जलवायु को लेकर एक इंपॉर्टेंट डाटा सरकार के द्वारा रिलीज किया गया। सरकार ने कहा है कि 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक हमारा जो है कितना है लक्ष्य, तो 500 गीगावाट जो है नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादित करने का, रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी भारत में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और तत्काल इस वर्ष आप देखेंगे तो 15.84% की वृद्धि हुई है। इस बात को आप याद रखेंगे। दिसंबर 2023 में जो हमारी स्थापित क्षमता थी वो 180.80 गीगावाट थी, जो दिसंबर 2024 में मतलब एक साल के अंतर्गत ये तेजी से बढ़कर 209.44 गीगावाट हो चुका है। तो यदि आप मेंस लिख रहे हैं पीटी मेंस के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके ऊपर लगातार एक प्रश्न जो है ऊर्जा वाले कंसेंट पे पूछा जाता है। तो 15.84 का जो है वो ग्रोथ नोट किया गया है। यहाँ पे 13 जनवरी को सरकार ने डाटा रिलीज किया है। इसमें आप देखेंगे सर्वाधिक
जो आप देखेंगे क्षमता जो किसमें मिला है, सौर एनर्जी में मिला है। 24.54 गीगावाट का जो है इसमें आप वृद्धि देख सकते हैं। 2023 में 73.32 गीगावाट थी, तो आज के डेट में सोलर एनर्जी से कितना मिल रहा है हमें, 97.86 गीगावाट जो है वो आप देखेंगे कि हमें ग्रोथ मिल रहा है, मतलब पूरा जो स्थापित क्षमता है। और 33.47% की जो सौर ऊर्जा में क्षमता हुई है, जो सबसे हाईएस्ट है यहाँ पे। इसके अलावा पवन ऊर्जा से अभी कितना हो गया है, 48.16 गीगावाट जो है वो अभी हमारे पास क्षमता हो गया है, जो कि 7.64% जो है इसमें ग्रोथ देखा गया है। बायो एनर्जी के माध्यम से अभी जो हमारे पास जो पूरी क्षमता है वो 11.35 गीगावाट हो गया है, जिसमें 4.70 का ग्रोथ देखा गया है। और लघु पनबिजली मतलब स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है, यहाँ हमारी क्षमता कितनी हो गई है, तो वो क्षमता अब हो गई है 5.10 गीगावाट, और यहाँ जो है वो 2.00 का जो है वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सोलर एनर्जी का याद रखिएगा, स्थापित क्षमता कितना है, 97.86 गीगावाट। उसके बाद आप देखेंगे विंड एनर्जी का क्षमता कितना हो गया है, 48.16 गीगावाट। इसके बाद बायो एनर्जी में आप देखेंगे तो हमारी क्षमता 11.35 गीगावाट हो गया है, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से 2.20 जो हमारी क्षमता है 5.10 गीगावाट जो है ये हमारी क्षमता हो गई है। और कुल मिला के जो हमारी क्षमता आज के डेट में है पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत हमारी क्षमता कितनी हो गई है, 209.44 गीगावाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। और हमारा टारगेट जो है 2030 तक कितना पहुंचना है, 500 गीगावाट। तो इस पूरे डाटा को आप नोट कर लीजिएगा, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अपने इस सेशन को यहीं तक रखते हैं, और अभी तक जो भी हमारे पास जो इकोनॉमी से संबंधित डाटा थे उसको हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है, उसका अभी हमने डिस्कशन कर दिया है। तो अपने इस सेशन को यहीं तक रखते हैं। अंतिम करने के पहले आप एक बार फिर से याद करा दें कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपने करंट अफेयर्स को अपडेट करते रहें। तो अपने सेशन को यहीं पे रखते हैं। अप्रैल महीने संस्करण का इकोनॉमी यहीं तक। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, जहां बात होगी स्पॉट सेक्शन की। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, दिस इज प्रभात। जय हिंद।